जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग नए चैप्टर इनऑर्गेनिक शुरू किए थे। तत्वों के निष्कर्षण, सिद्धांत एवं प्रक्रिया। देखिए, थोड़ा बहुत आइडिया आपको 10th क्लास से लगा होगा, 10th क्लास में सीखे होंगे तो, कि निष्कर्षण सिद्धांत में आपको एक चीज ये केवल सीखना होता है कि यदि हमें कोई ऐसा तत्व मिल जाए जो अकेले नहीं पाया जा रहा हो, दो तीन तत्वों के साथ मिलकर के पाया जाता है और उसमें और भी अशुद्धि है, तो वहां से हमको शुद्ध तत्व कैसे प्राप्त होगा, इसी को हम लोग इसी के बारे में पढ़ना है। इसी के सिद्धांत क्या है, इसका नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में भी इस पर कुछ चर्चा किए थे। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम ये बात बोले कि इतना सारा सिद्धांत प्रक्रिया पढ़ना है तो किसके लिए पढ़ना है? वैसे तत्व जो अकेले हैं या और तत्वों के साथ मिल करके पाया जाता है उनके लिए है, ये सोचने वाली बात है। जो तत्व अकेले पाया जाएगा तो उससे अलग निकालने की क्या जरूरत है, तो अकेले है ही। तो जो अकेले उसको कहते हैं मुक्त अवस्था के तत्व। मतलब ये कि प्रकृति में कुल दो अवस्था में तत्व पाया जाता है। एक तो अकेले पाया जाता है जिसको मुक्त अवस्था के तत्व कहते हैं, और दूसरा जो है वो एक या दो या अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक साथ पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को संयुक्त अवस्था के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अवस्था के तत्व। आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगाइए कौन कौन तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपको सोना, चांदी, कुछ धातु बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सब मुक्त अवस्था के तत्व हैं जो अकेले पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैसें, सभी उत्कृष्ट गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये जितने भी जेनॉन उत्कृष्ट गैसें हैं, ये सब के सब प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अकेले पाए जाते हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रक्रिया की जरूरत, सिद्धांत की जरूरत नहीं होता है। हम उन तत्वों के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, और तत्वों में सिर्फ यहाँ धातु पढ़ेंगे, इसीलिए धातु कर्म भी इसको बोलते हैं। प्रॉपर यहाँ धातु के बारे में केवल पढ़ रहे हैं। तो संयुक्त अवस्था में वैसे तत्वों को हम लोग समझेंगे जो एक से अधिक, 2, 3, 4, 5 के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन अकेले नहीं पाया जाता, आयरन के साथ ऑक्सीजन होगा, मतलब आयरन का ऑक्साइड होगा, या कार्बोनेट होगा, या सल्फाइड होगा, इस रूप में आयरन पाया जाता है। और ऐसे तत्वों को संयुक्त अवस्था के तत्व कहते हैं। लगभग अधिकांश जो धातुएं हैं, सोना चांदी में हाइड्रोजन से नीचे वाला छोड़ करके, वहां भी कुछ कुछ है, जैसे कॉपर है वो भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कुछ को छोड़ करके सोना, चांदी, आपका हो गया प्लेटिनम, ये सब, इसको कुछ बहुत कम संख्या में ऐसे तत्व हैं धातु। बाकी सभी धातु 2, 3, 4 को छोड़ करके बाकी सभी धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद अब वो संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे तो उनके लिए हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे कि इनको कैसे अलग करते हैं। ठीक है। पहले डैश दे के लिखे, परिचय लिखना है आपको, ऐसे परिचय लिख करके डैश दे के लिखना है। बोल रहे हैं हम, चैप्टर का नाम लिख दिए थे आप, उसके नीचे परिचय लिखेंगे और लिखेंगे प्रकृति में उपस्थित तत्व, बहुवचन, तत्वों में कुछ तत्व जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, उत्कृष्ट गैसें इत्यादि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि कुछ तत्व जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, पारा, क्लोरीन इत्यादि प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों को उसे
शुद्ध रूप प्राप्त करने की, उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने की कई विधियां होती हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रस्तुत अध्याय में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। प्रस्तुत अध्याय में हम संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है, आगे आपको हेडिंग देना है। चलिए आपको हेडिंग देना है भूपरपट्टी में तत्वों की उपलब्धता। हमारे जो भूपरपट्टी है उस पे कौन से तत्व कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, ये डाटा हम दे रहे हैं आपको। पहले तत्व का नाम है, फिर प्रतिशत मात्रा है। तत्वों में देखिएगा सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन 49.1%। प्रतिशत यहां लिखने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत यहां लिखा हुआ है इसलिए। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन होता है। कौन है? सिलिकॉन जो है वो 26% पाया जाता है। इसके बाद एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम 7.8% पाया जाता है, 7.8%। और इसके बाद होता है आयरन जो है वो है 4.1%। इसके बाद कैल्शियम भी इसी के आसपास में पाया जाता है। कैल्शियम है आपका 3 नाम सब स्पष्ट है ना, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, नाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा। 3.1% है। इसके बाद है सोडियम, लगभग सोडियम होता है 2.2%। पोटेशियम भी होता है 2.1 या 2.2 इसी के आसपास। मैग्नीशियम जो है 1% होता है। मैग्नीशियम 1%। मैग्नीशियम हो गया 2%। और हाइड्रोजन जो है वो होता है 1%। और जो अन्य तत्व है बाकी वो सब 1% में होते हैं। ये लगभग 100 के आसपास होगा। एक बार मिला लेते हैं हम। हाँ उसी के आसपास है, ये पॉइंट शायद 2 होता है, देख लीजिएगा। चलिए ये आपको याद रखना है। इसमें कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा। हम वो प्रश्न आपको टेबल के जस्ट नीचे प्रश्न करके लिखना हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन 2 प्रश्न लिखना है। क्वेश्चन लिखिएगा, बोले। चलिए ये लिख करके क्वेश्चन नीचे लिखना है, ऐसे क्वेश्चन लिखिएगा। भूपरपट्टी पर पाए जाने वाला भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है के बाद ऐसे डैश दे के ऑप्शन लिखेंगे। ए है आयरन, बी है ऑक्सीजन, सी है एल्युमिनियम और डी है सिलिकॉन। क्या क्या है प्रश्न, क्या समझ में आया? भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है 49%, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में धातु के बारे में कहा गया, यही कंफ्यूजन होता है। पहले ऑक्सीजन दिया हुआ रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। धातु कह रहा है, इसीलिए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन है? एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम, सी आंसर होगा। तब तो कहेगा तब ऑक्सीजन होगा।
दूसरा नंबर क्वेश्चन करके लिख लीजिएगा ऐसे। दूसरा, भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी है सिलिकॉन, सी है ऑक्सीजन और डी है मैग्नीशियम। सबसे अधिक मात्रा में कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है? तत्व के बारे में। तो तत्व हो गया तो धातु अधातु कोई भी हो सकता है, तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अधातु भी कहेगा तो ऑक्सीजन ही होगा और तत्व भी कहेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए ये टेबल आपको लिख लेना है दो। चलिए आगे आपको हेडिंग देना है खनिज। क्या हेडिंग देना है? खनिज, मिनरल्स। खनिज आपको हेडिंग देना है ना। चलिए समझिएगा। देखिए खनिज जो है, खनिज जैसे ही हम लोग के दिमाग में बात आती है तो आपको एक बात समझ के रखना होगा कि खनिज का मतलब है मिनरल्स, माइनिंग। समझते हैं? माइनिंग इंजीनियरिंग ऐसा कुछ टर्म। तो माइनिंग का मतलब होता है कि जो अंदर जा काम करता है। माइनिंग इंजीनियरिंग का नाम सुने होंगे, थोड़ा बहुत समझ रहा कि ये नीचे जाकर काम करने वाला ऐसा कुछ है। उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि धरती के अंदर का बात है ये। मिनरल्स का मतलब, आपको खनिज का मतलब सिंपल ये समझना है कि वे पदार्थ जो धरातल से प्राप्त होते हैं, सामान्यतः हम लोग उनको खनिज कहते हैं। क्या बोले, समझ में आया? वैसे पदार्थ जो धरातल से प्राप्त किया जाता है उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। बोलचाल की भाषा में डिफिनेशन क्या होगा कि जो खनिज है उनका एक विशिष्ट संरचना होता है क्योंकि उसमें यौगिक पाया जाता है, लेकिन और भी अशुद्धि मिल जाने के कारण उनका कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। निश्चित रासायनिक संरचना होती है, क्यों? क्योंकि उसमें यौगिक पाया जाता है तो यौगिक का फार्मूला होता है। तो संरचना निश्चित रहता है क्योंकि निश्चित मात्रा में एक मिला रहेगा, लेकिन उसमें बहुत सारा अशुद्धि मिल जाता है, इसीलिए उसका कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है, फार्मूला नहीं होता है। ये डिफिनेशन हुआ। और एक बात ये समझना है आपको कि खनिज जो है उसमें जो मुख्य तत्व होता है उसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए उससे उस तत्व का निष्कर्षण आसान नहीं होता है। मतलब खनिज से हम लोग तत्वों के, मुख्य तत्वों को नहीं प्राप्त करते हैं, उससे निष्कर्षण नहीं करते हैं, इसीलिए कि कम तत्व रहेगा तो खर्च बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे इतना बड़ा भंडार मिला, 1 क्विंटल का पत्थर मिला लोहा का, और लोहा उसमें 5 केजी है, तो पूरा उतना अशुद्धि हटाते, प्रोसेस करते, धरते, थोड़ा सा लोहा प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा लोहा प्राप्त होगा तो उसका कीमत कम होगा, माने लॉस हो जाएगा। तो खनिज जो है उससे धातु का या किसी भी तत्व का निष्कर्षण नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुख्य तत्व की मात्रा बहुत कम होती है, तो लॉस हो जाएगा, इसीलिए। चलिए लिखिए। खनिज वे पदार्थ हैं जिनकी विशिष्ट रासायनिक संरचनाएं होती हैं, परंतु निश्चित सूत्र नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। खनिज पृथ्वी के ऊपरी परत के नीचे, खनिज ऊपरी परत के नीचे यौगिक के रूप में कई अशुद्धियों के साथ पाई जाती हैं। कई अशुद्धियों के साथ पाई जाती हैं। कई अशुद्धियों के साथ पाई जाती हैं। खनिज शब्द वैसे पदार्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो धरातल से प्राप्त किए जाते हैं। जो
धरातल से प्राप्त किए जाते हैं। जो धरातल से प्राप्त किए जाते हैं। लिख लिए। इसी में एक लाइन और लिखना है। खनिज में मुख्य तत्वों की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। चलिए, ये हो गया खनिज के बारे में। आगे आपको हेडिंग देना है और अयस्क। क्या लिखना है? और अयस्क। ऐसे और हेडिंग देना है आपको। चलिए देखिए, अयस्क क्या है। खनिज पढ़े, टोटल बात खनिज वाला है। थोड़ा बहुत अंतर समझिएगा कि वैसे खनिज, लास्ट पॉइंट एक कहा गया ना खनिज में कि जिसमें खनिज की मात्रा, सॉरी, वैसे खनिज जिसमें मुख्य तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, वो तो खनिज है ही। बस वही चीज रहेगा, केवल मुख्य तत्व की मात्रा अधिक हो जाएगी। मतलब मात्रा अधिक हो गया तो अशुद्धि कम हो गया, और अशुद्धि कम हो जाने के कारण उसका विशिष्ट संरचना के साथ साथ फॉर्मूला भी हो जाता है। ये भी बात समझना है आपको। तो अयस्क किसको कहेंगे? तो खनिज में से ही वैसे खनिज जिनमें मुख्य तत्वों की मात्रा थोड़ा अधिक होती है, अधिक मात्रा में मुख्य तत्व रहता है, उसको हम लोग अयस्क कह देते हैं। क्या अंतर समझ में आया? और जब अयस्क वैसे खनिज जिनमें मुख्य तत्व अधिक मात्रा में है, तो इसका मतलब क्या है कि अशुद्धि कम मात्रा में है। और खनिज में क्या होता है? खनिज में मुख्य तत्व है कम मात्रा में, और जो अशुद्धि है वो अधिक मात्रा में है, और उसके कारण उसका संरचना तो होता है लेकिन सूत्र नहीं हो पाता है। जो अयस्क है उसमें यौगिक अधिक मात्रा में रहता है, तो जो यौगिक अधिक मात्रा में है वही फॉर्मूला हो जाता है अयस्क का। क्लियर बात आपको हुआ? मतलब अयस्क खनिज में अंतर बस ये है कि जिसमें अधिक मात्रा में रहेगा मुख्य तत्व, उसको हम लोग कहेंगे अयस्क, और जिसमें कम मात्रा में रहेगा उसको खनिज कहेंगे। और अयस्क रहे या खनिज, खनिज तो हर हाल में होगा। मतलब क्या कि प्रत्येक अयस्क को खनिज कहेंगे, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे। ये बात भी समझना है आपको। दूसरे शब्दों में आपको एक बात और समझना है, ये कि यदि कोई पत्थर ऐसे मिल गया बड़ा सा, मान लीजिए जिसका वेट था 50 केजी, एल्युमिनियम का मिल गया, तो यदि मान लीजिए हम लोग को पता नहीं चला कि एल्युमिनियम कितना है, अब ये भी बताएं कैसे पता किया जाता है। पता नहीं चला तो पता यदि आपको नहीं है कि अयस्क कहलाएगा खनिज, तो उसका हम लोग निष्कर्षण शुरू कर दिए। जो आगे भी पढ़ेंगे वो निष्कर्षण, मतलब प्रयास ये करने लगे कि उसमें जितना भी शुद्ध एल्युमिनियम उसको प्राप्त कर ले। अब 50 केजी के टुकड़ा में हम लोग को 1 केजी एल्युमिनियम निकला। अब पता चला कि उसको निकालने में 5 दिन लगा, टोटल खर्चा पड़ गया 50,000 रुपया। तो 1 केजी एल्युमिनियम प्राप्त हुआ। मतलब क्या कि 1 केजी एल्युमिनियम का दाम हम लोग को 50,000 पड़ गया। तो वो लॉस का बात है ना। मतलब क्या प्रतीत हो रहा है कि शुद्ध तत्व जो एल्युमिनियम था, जो मुख्य तत्व था, उसकी मात्रा बहुत कम थी। तो क्या प्रतीत हो रहा है, जो बड़ा सा टुकड़ा था वो अयस्क है या खनिज? वो खनिज है। क्यों? क्योंकि उसमें मुख्य तत्व एल्युमिनियम की मात्रा बहुत कम हुई। अब इसको दूसरा स्थिति समझिए कि 50 केजी का रहता, एल्युमिनियम निकला 40 केजी, तो बोलते कि ये अयस्क है। क्या बोलते इसको? अयस्क बोल देते, क्योंकि मुख्य तत्व एल्युमिनियम 40 केजी पाया जा रहा है इसलिए। तो इस बात पर निर्भर करता है अयस्क और खनिज। चलिए अयस्क में लिखिए, तो लिखिए, वे खनिज जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो, धातु की पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो, तथा जिनमें धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, कॉमा,
अयस्क कहलाता है, अयस्क कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइड, एल्यूमिना इत्यादि। हम लोग कुछ प्रमुख अयस्क का टेबल बनाएंगे, इसीलिए एग्जाम्पल ऐसे ही बोल दिए, फॉर्मूला सही याद करना वो इंपोर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन कंफर्म है एकदम, आप समझिएगा। वो अभी टेबल बनाने जा रहे हैं और एक पहले टेबल बनाए, दोनों टेबल में से एक नंबर कंफर्म है। कभी कभी दोनों टेबल से एक एक नंबर पूछ देता है, इसलिए इस चैप्टर में अभी तक बस शुरुआत ही हुआ, 2 नंबर कंप्लीट हो गया समझिए। एक नंबर तो 100%, 2 नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको टेबल बनाना है, देखिए कैसे टेबल बनाना है। चलिए टेबल आपको ऐसे बनाना है, हेडिंग देना है कुछ प्रमुख धातुओं के मुख्य अयस्क तथा उनका सूत्र। हेडिंग ये देना है, एक टेबल में धातु लिखना है, दूसरा में अयस्क तथा सूत्र लिखना है। देखिए धातु एल्युमिनियम है, बॉक्साइट इसका एक लिखे हैं LOX इंटू OH और हॉल करके 3 - 2x है। x का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। इसके हिसाब से बॉक्साइट को एक प्रॉपर कंपाउंड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है, इसीलिए वेरिएबल यहाँ है। दूसरा आयरन है, आयरन का एक अयस्क लिखे हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला Fe2O3 है। और भी है, आयरन का मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट, सीडेराइट होता है FeCO3। इसके बाद है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइट, FeS2, आयरन पाइराइट। चलिए 2 धातु का लिखे, अभी और लिखना है, आप इतना लिखिए फिर हम लिखते हैं। चलिए आगे उसी को पढ़ाना है। 2 धातु लिखे थे आप, एल्युमिनियम और आयरन। आगे लिखना है कॉपर, कॉपर का लिखिए कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, CuFeS2। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? CuFeS2। क्यूप्राइट, Cu2S, नहीं क्यूप्राइट है ना, Cu2O ना। इसके बाद है कॉपर ग्लांस, Cu2S। कॉपर ग्लांस क्या हो जाएगा? Cu2S, नहीं मैलाकाइट, मैलाकाइट का फॉर्मूला है CuCO3 इंटू CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद नहीं Cu है। चलिए ये हो गया कॉपर का। आगे आपको लिखना है जिंक का। चलिए रोक करके हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ऐसे वीडियो का टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा। चलिए आप जिंक, कॉपर तो देख लिए थे। जिंक का जिंक ब्लेड है, जिंकाइट है, कैलामाइन है। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला ZnS, जिंकाइट का ZnO, कैलामाइन का ZnCO3 है। फिर अगला एक पारा है जिसका फॉर्मूला होता है Cne/HgS। लेड है गैलेना, PbS फॉर्मूला होता है, समझिएगा। इसमें 2 तरह का प्रश्न आता है। एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, इस बार पूछा है कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार पूछता है। तो आपको इस टेबल से, अभी चर्चा कर रहे थे इस टेबल से, जिससे पहले एक टेबल बनाए, एक प्रश्न तो फिक्स है, 2 प्रश्न भी हो सकता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है।
एक तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा और दूसरा प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बताइए कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड ZnS जिंक का, जो मुख्य धातु फॉर्मूला में आया है उसी धातु का फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग को तत्व धातु प्राप्त पता चल जाएगा। तो प्रश्न ये पूछेगा वो सीने बार किस धातु का अयस्क है, तो पारा का। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। चलिए आगे आपको अब हेडिंग देना है धातु कर्म मेटलर्जी। धातु कर्म आगे हेडिंग देना है मेटलर्जी, धातु कर्म मेटलर्जी। देखिए मेटलर्जी क्या, धातु कर्म। धातु प्राप्त करने के लिए जो जो कर्म किया जाता है, जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को धातु कर्म कहते हैं। हम लोग का चैप्टर ही यही है पूरा कि धातु कर्म का मतलब यह है कि हम लोग अयस्क को समझ गए। तो जब हम लोग धरातल से अयस्क को प्राप्त करते हैं तो अयस्क केवल यौगिक के रूप में नहीं होता है। मतलब जिस धातु का अयस्क है, यदि सीने बार है तो सीने बार केवल नहीं रहता है, HgS नहीं रहता है इसे, HgS के साथ साथ इसे बहुत सारा अशुद्धि रहता है। तो हम लोग को यहां से प्राप्त करना है शुद्ध Hg। तो इस रूप से Hg प्राप्त करने के लिए मतलब ये कि धरातल से प्राप्त अयस्क और अशुद्धि जो संयुक्त है, वहां से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जितना सिद्धांत प्रक्रिया प्रक्रम हम लोग पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। चलिए लिखिए, धातु कर्म डैश देख लिखना है। धरातल से प्राप्त किसी भी धातु के अयस्क को उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए आवश्यक सिद्धांत एवं विभिन्न प्रक्रियाओं को धातु कर्म कहते हैं। प्रक्रियाओं को धातु कर्म कहते हैं। इसी में लिखेंगे लगातार, धातु कर्म में कई विधियां प्रयुक्त होती हैं जो अयस्क तथा उसमें उपस्थित धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण पर निर्भर करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। धातु कर्म को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। धातु कर्म को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। इस प्रकार है के बाद डैश देके देखिए लिखिएगा, है के बाद डैश दे देना है ऐसे और डैश देके लिखना है ऐसे। चरण 1, पहला चरण, चरण 1 पहला चरण है आपका क्या, प्राप्त अयस्क का सांद्रण। अभी हम लोग चरण समझ रहे हैं, सांद्रण क्या है उसको समझेंगे अलग से। दूसरा चरण है, मैंने पहले हम लोग सबसे पहले उसको सांद्रित करते हैं। सांद्रित का मतलब होता है अशुद्धि को दूर करना। प्राप्त अयस्क का सांद्रण, इसके बाद अब जब सांद्रित हो गया मतलब सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। सबसे पहले क्या करते हैं, प्राप्त अयस्क का सांद्रण करते हैं, अशुद्धि दूर करते हैं। सांद्रित अयस्क माने अशुद्धि दूर किया हुआ अयस्क को क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद
चरण 3 है, चरण 3 है आपका धातु के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति नहीं, मतलब जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ था उससे धातु प्राप्त करते हैं, इसको, इस प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। क्यों अवकरण कहते हैं, चर्चा करते हैं आगे इसका। और चरण 4 है, चौथा चरण जो अपनाया जाता है वो है आपका चरण 4, प्राप्त धातु का शुद्धिकरण। मतलब यहां से जो धातु प्राप्त होता है उसमें भी थोड़ा बहुत अशुद्धि रह जाता है, इसको दूर करना होता है। प्राप्त धातु का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। चलिए इतना बात हो गया, समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए 4 चरण में यह प्रक्रिया की जाती है। अगर हम लोग को कोई मिल गया क्या बोलते हैं कि धातु का अयस्क धरातल से प्राप्त करके, तो उसके लिए कितना प्रक्रिया अपनाया जाएगा, कौन कौन प्रक्रिया होगा, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। 4 चरण में उसको बांटा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए कि हम लोग को एक प्राप्त मिला आयरन का सिडेराइड FeCO3 अयस्क मिला, तो उसमें ऐसा होगा FeCO3 होगा, मतलब आयरन कार्बन ऑक्सीजन तत्व होंगे, साथ साथ इसमें ढेर सारा अशुद्धि होगा। तो इस रूप में तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग प्राप्त अयस्क का सांद्रण करते हैं। मतलब हम जब लोग पहला प्रक्रिया है इसमें लगाएंगे तो हम लोग को FeCO3 जो डॉट डॉट सहित मिला था वो वैसा प्राप्त हो जाएगा, FeCO3 केवल। मतलब क्या कि जो अशुद्धि था डॉट डॉट दिए थे, तो पहला चरण लगाएंगे, प्राप्त अयस्क का सांद्रण करेंगे तो अशुद्धि दूर हो जाएगा, ये रूप प्राप्त हो जाएगा। ये जो रूप दिखाई दे रहा है FeCO3, ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक और बात है कि जो पहला चरण, चाहे किसी भी अयस्क, किसी भी धातु का कोई भी अयस्क हो, ये चारों चरण आपको करना पड़ेगा, लेकिन सब में चरण पूरा करने का तरीका, विधि अलग अलग होगा। जैसे आयरन का हम लोग जो सांद्रण करेंगे वो होगा कुछ और विधि से, जैसे बता देते चुंबकीय पृथक्करण विधि से होगा, लेकिन जरूरी कि सब चुंबकीय पृथक्करण विधि होगा। मतलब हम लोग को शुद्ध करना है, लेकिन जैसे सिंपल बात आप समझिएगा, रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने का जो टोटल बात है उसको 4 चरण में यदि बांट दें तो क्या क्या होता है। पहला चरण समझिएगा, सबसे पहले आटा गूंथते हैं, यदि चालने का बात छोड़ करके आटा गूंथते हैं। दूसरा बात है कि उसको आटा गूंथा गया। दूसरा बात है उसका बेलना, रोटी ऐसे बेलना। और तीसरा बात है सेकना। 3 चरण हो गया, 3 चरण। अब तीनों चरण पूरा करने का तरीका अलग अलग है सबका। आटा गूंथने का तरीका अलग है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक ही बार में इतना पानी डाल देंगे जितना जरूरत था, तो वो चरण का पूरा करने का तरीका अलग अलग है। बेलने का भी, लेकिन रोटी बनाना तो तीनों चरण करना तो होगा। आटा आपको गूंथना पड़ेगा, ये कोई भी हो, कैसे भी रोटी बनाए, आटा तो गूंथना है। बेलना तो पड़ेगा, कोई भी हो बेलना तो पड़ेगा, चाहे जैसे बेले हो। मतलब ये कि 3 चरण करना है, मतलब हम लोग को 4 चरण करना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक चरण करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग विधि हो सकता है। कौन किसके लिए विधि प्रयुक्त होगा ये हम लोग को सीखना होगा, समझ रहे हैं। देखिएगा, तो प्राप्त अयस्क का सांद्रण करना, मतलब सांद्रण के लिए ढेर सारा विधि हम लोग पढ़ेंगे। कौन विधि किसके लिए प्रयुक्त होगा ये अयस्क व शुद्धि दोनों पर निर्भर करेगा, ठीक है। जब हम लोग पहला चरण लगा देंगे, प्राप्त अयस्क का सांद्रण कर देंगे तो शुद्धि दूर हो जाएगा, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। दूसरा में क्या कहा गया, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। मतलब दूसरा में कुछ ऐसा प्रक्रिया लगाते हैं, ऐसा विधि अपनाते हैं कि केवल धातु और ऑक्सीजन बचे। क्या बचे, धातु और ऑक्सीजन। धातु के ऑक्साइड का मतलब क्या कि धातु और ऑक्सीजन बचे, FeO बचे, ऐसा कुछ। मैंने कार्बन यहां से क्या करना है, निकालना है, बस समझ में। मैंने जो भी रहेगा वो, मान लीजिए कि ZnS रहता तो इसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर, मतलब सल्फर को हटाते हैं और ZnO प्राप्त करते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तन का मतलब ये कि धातु और ऑक्सीजन बचे, बाकी तीसरा कोई नहीं रहे। तो हम लोग ये सीखेंगे कि धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए कौन विधि अपनाएंगे, किसके लिए कौन विधि लगा देंगे,
कि धातु और ऑक्सीजन बचे। तीसरा चरण है जब धातु का ऑक्साइड परिवर्तित हो जाएगा, तो तीसरा चरण में क्या करते हैं, धातु का ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति। धातु का ऑक्साइड है ये, तो धातु की ऑक्साइड है, ये विधि जब लगाएंगे तो धातु को Fe प्राप्त करना, मतलब ऑक्सीजन को निकालना है। किसी भी अभिक्रिया से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो हम लोग धातु के ऑक्साइड से जब धातु प्राप्त करेंगे, इसका मतलब क्या करना है, धातु निकालना है तो ऑक्सीजन को बाहर करना होगा। FeO है तो आयरन बचाना है तो ऑक्सीजन को बाहर करना होगा, मैंने निकालना होगा। तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अवकरण, इसीलिए अवकरण लिखे थे। बस समझ में क्लियर हो गया। और जब लास्ट में जो ये आयरन जो बच गया, इस आयरन को भी हम लोग को और शुद्ध करना होता है, थोड़ा बहुत तो शुद्ध ही इसमें रह जाता है, जो चौथा चरण में पूरा करते हैं। क्लियर हो गया। इस रूप में रहेगा, पहला चरण लगेगा तो शुद्धि दूर हो जाएगा, डॉट डॉट खत्म हो गया। दूसरा चरण में क्या बचेगा, केवल आयरन, केवल धातु और ऑक्सीजन, धातु का ऑक्साइड। तीसरा में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, अवकरण कर देते हैं, तो केवल धातु प्राप्त हो जाएगा। और जो प्राप्त धातु है इसमें भी अशुद्धि रहता है, इसको और विधि लगा करके हम लोग शुद्ध कर लेते हैं। ये सभी चरण का विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा चरण का कितना तरीका है पूरा करने का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि, निछालन विधि, ये सब पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़े थे जारन भर्जन 10th क्लास में थोड़ा बहुत, तो ऐसे कर करके पढ़ेंगे। लेकिन अब चूंकि आज आपको लिखना ज्यादा है, टेबल वगैरह बनाना है, और आप इनऑर्गेनिक जो है वो मेमोरी बेस पे आपको बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, इसलिए आपको याद ज्यादा से ज्यादा करना है। दोनों टेबल याद कीजिए अच्छा से, इनऑर्गेनिक का पहला नोट्स तैयार कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।